नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सूर्यदेव सबका कल्याण करे। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति, माघ बिहू और उत्तरायण की देशवासियों को दी शुभकामनाएं। खबर में आगे जिक्र होगा कि असमानता को खत्म करने का प्रयास, वन रैंक वन पेंशन को लेकर क्या बोले राजनाथ सिंह, आपको बताएंगे। आगे जिक्र होगा कि यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा कदम, किसान सम्मान निधि के लिए महाअभियान। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर आर पार के मूड में सरकार, गूगल व्हाट्सएप के साथ मिलकर बना लिया मेगा प्लान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि यूपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों में बारिश की चेतावनी, 15 शहरों शीतलहर, आईएमडी का नया अलर्ट। और इसी के साथ दोस्तों खबर में हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सूर्यदेव सबका कल्याण करें। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति, माघ बिहू और उत्तरायण की देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मकर संक्रांति के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मकर संक्रांति फसल से जुड़ा एक उत्सव है जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाज के अनुसार मनाया जाता है। संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसे उत्तरायण पर्व भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बैक टू बैक पोस्ट में मकर संक्रांति, माघ बिहू और उत्तरायण की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। तिल और गुड़ की मिठास से भरा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का ये दिव्य अवसर हर किसी के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता लेकर आए। सूर्यदेव सबका कल्याण करें। पीएम मोदी ने कहा कि संक्रांति का ये पवित्र पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। मैं भगवान सूर्य से भी सभी की खुशी, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। असमानता को खत्म करने का प्रयास, वन रैंक वन पेंशन को लेकर बोले राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना वेटरन्स डे पर दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उनके शौर्य, बलिदान और आजीवन सेवा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वन रैंक वन पेंशन पर भी अपनी बात रखी। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर राजनाथ सिंह ने बुधवार को वन रैंक वन पेंशन पर बात करते हुए कहा कि लंबे समय से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया जिसे हमारे पूर्व सैनिक वर्षों से महसूस कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से वेटरन्स के जीवन में न केवल वित्तीय स्थिरता आई, बल्कि ये भरोसा भी मजबूत हुआ है कि देश उनके साथ न्याय करता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा कदम, किसान सम्मान निधि के लिए महाअभियान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की जोर शोर से तैयारी चल रही है। इससे पहले गांव में बड़ा अभियान चलाने की तैयारी हो रही है और ये तैयारी किसान सम्मान निधि हर किसान को दिलाने के लिए होने जा रही है। प्रदेश के करीब 14.7% किसान अभी भी पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। नतीजतन इन अपंजीकृत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना समेत खेती किसानी से जुड़ी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब सरकार के करीब आधा दर्जन विभाग, जिनमें कृषि, उद्यान, राजस्व, गन्ना, पशुपालन तथा मत्स्य विभाग शामिल है, की ओर से गैर पंजीकृत काश्तकारों को चिन्हित कर उनका पंजीयन कराएंगे। जल्द ही इन विभागों की ओर से इसके लिए संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से पीएम मोदी सम्मान निधि की किस्त उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण कराया हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रदेश भर के सभी पात्र किसानों के रजिस्ट्रेशन पर जोर दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डिजिटल अरेस्ट को लेकर आर पार के मूड में सरकार, गूगल व्हाट्सएप के साथ मिलकर बना लिया मेगा प्लान। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसी की संयुक्त पहल से साइबर अपराध पर अंतिम प्रहार की तैयारी हो रही है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट में इसकी जानकारी साझा की है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत के 1 और 16 दिसंबर 2025 के निर्देशों का पालन करते हुए एक संयुक्त उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है। ये समिति कानूनी, तकनीकी, बैंकिंग और दूरसंचार प्रणालियों की कमजोरियों की पहचान करेगी और उन्हें दूर करने के प्रभावी उपाय सुझाएगी। सख्त कदम उठाना आवश्यक हो गया है क्योंकि देश भर में 2024 में डिजिटल अरेस्ट के 1,23,000 मामले दर्ज हुए, जिनमें 1935 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ऐसे स्कैम में ठग फोन कॉल के जरिए
डराते धमकाते हैं और पैसे ऐंठते हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अगर कोई फ़ोन करके पैसे मांगे या डराए धमकाए तो कॉल काट कर तुरंत 112 या 1930 पर जानकारी दें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों में बारिश की चेतावनी, 15 शहरों में शीतलहर, आईएमडी का नया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जहां शीतलहर और ठंड से राहत के आसार लगाए जा रहे थे, वहीं अब मौसम विभाग ने एक टेंशन वाला अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत अब 72 घंटे बाद उत्तर भारत के 6 राज्यों समेत कुल 8 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, 15 शहरों में भीषण शीतलहर परेशानी बढ़ाने वाली है। पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के 6 राज्यों में अगले 72 घंटे में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 16 से 20 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश बर्फबारी होने की संभावना है और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। साथ ही 18 से 20 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में और 19 और 20 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 14 जनवरी को लक्षद्वीप में कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से पश्चिम चंपारण से होगी शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वर्ष 2026 में अपनी 16वीं यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसका नाम समृद्धि यात्रा रखा गया है। इसकी शुरुआत 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से होने जा रही है। अलग अलग तारीखों पर संभावित 4 से 5 चरणों की इस यात्रा में वो सभी 38 जिलों में अलग अलग स्थानों का भ्रमण करेंगे। बिहार की सत्ता पर 2005 में काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यहाँ 16वीं यात्रा है। सभी यात्राओं के अलग अलग नाम रखे गए हैं और इन नामों के अनुरूप ही इनके थीम भी रखे गए हैं। 2005 से लेकर 26 तक मुख्यमंत्री लगातार कुछ वर्षों के अंतराल पर यात्राओं पर सीधे लोगों से मिलने निकले थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा 2009 में 3 यात्राएं की और इसके बाद 2010, 11 एवं 12 में एक यात्रा की। फिर 2014 में 2 यात्राएं तथा 16-17 में एक यात्रा की। दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 तक तथा 2016-17 में एक यात्रा की। दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 तक, दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक। और इसी के साथ दोस्तों तमाम यात्राएं यहाँ पर की गई हैं इनके द्वारा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएस ईरान की लड़ाई में फंस गया पाकिस्तान, 3 संकटों ने घेरा, असीम मुनीर को बुलानी पड़ी आपात बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को यह कहकर और हवा दे दी है कि प्रदर्शनकारी संस्थाओं पर कब्जा करें, मदद पहुंच रही है। अब इस बात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों को किस तरह की मदद पहुंचाने जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई का भी प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को 2 टूक कहा है कि वो चुप बैठने वाला नहीं है और किसी भी सैन्य कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगा। इन सब के बीच पाकिस्तान टेंशन में आ गया है और वो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से परेशान है। पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को अब चिंता सता रही है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी तो उसकी मुश्किल और बढ़ जाएगी। पहले से ही कई मोर्चों पर बदहाली झेल रहे पाकिस्तान में अब नए मोर्चों पर हालात बिगड़ने की आशंका के बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने आपात बैठक की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र की योजनाओं की निगरानी के लिए मध्य प्रदेश में शुरू होगा सीएम प्रगति पोर्टल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकास योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जा रही है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे गांव और गरीब वर्ग तक पहुंच रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रगति प्लेटफॉर्म का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के तहत अब तक 50 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के प्रमुख विकास प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में 85 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 209 प्रोजेक्ट प्रगति प्लेटफॉर्म पर शामिल हैं, जिनकी सतत निगरानी की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही सीएम प्रगति पोर्टल की शुरुआत की जाएगी और इसके जरिए सभी विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ,
जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस की आय सीमा बढ़ाई, अब 8 लाख रुपए तक मिलेगा आरक्षण का लाभ। जी हाँ दोस्तों, पर हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण पर लागू होगी। बता दें कि इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई थी और इस विषय की समीक्षा के बाद अब सरकार ने आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संभावनाओं की बात नहीं करते, परिणाम भी देते हैं। सीएम योगी बोले माफिया मुक्त होकर आगे बढ़ रहा है यूपी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 2027 में फिर बनेगी योगी सरकार। बीजेपी ने अयोध्या से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रामनगरी अयोध्या में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को यहां से बिगुल फूंकते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश में सत्ता में फिर से काबिज होगी। चौधरी का इस जिले में प्रवेश पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी भावुक नजर आए। चौधरी ने उनके जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इस पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का प्यार 2027 के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। कोई भी भाजपा कार्यकर्ता को भ्रमित नहीं कर सका है और न ही उनके संकल्प को कमजोर कर सका। मोदी और योगी सरकारों के काम और इस संगठन की ताकत के आधार पर भाजपा फिर से बहुमत की सरकार बनाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं, ये सूरज और चांद की तरह अमर, सोमनाथ मंदिर को लेकर बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत के सनातन धर्म संस्कृति लोगों की आस्था को खत्म करना आसान नहीं। अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर के बीती सदियों में बार बार तोड़े जाने और 16 बार पुनर्निर्माण का हवाला दिया। अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने सोमनाथ मंदिर पर हमले किए वो मिट गए, लेकिन मंदिर आज भी उसी जगह पर पूरे गर्व के साथ खड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीती 11 जनवरी को पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ किया था। यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले और मंदिर के पुनर्निर्माण के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में भी चला योगी मॉडल अतिक्रमण पर गरज रहा बुलडोजर, दरभंगा समेत उत्तर बिहार में हड़कंप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर बिहार की सियासी फिजा में अचानक तेज कंपन महसूस हुआ जब दरभंगा की सड़कों पर बुलडोजर गरजता दिखा। जिस योगी मॉडल की गूंज अब तक यूपी तक सीमित मानी जा रही थी, वही सख्ती अब बिहार में भी नजर आने लगी है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार के सभी जिलों में हड़कंप मच गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार की कानून व्यवस्था अब नए तेवर में दिखाई देगी। मनीगाछी सीमा क्षेत्र में नेहरू लुल्हा चौक एवं बालू चौक पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे सीओ रविकांत और नेहरा थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने मुख्य सड़क के 30 फीट के दायरे में अतिक्रमित भूमि को खाली कराया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मकर संक्रांति पर बारिश या चलेगी शीतलहर, उत्तर भारत के 6 राज्यों के लिए अलर्ट, आईएमडी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को मौसम के साथ की जरूरत होती है, क्योंकि सभी लोग इस दिन आसमान में जमकर पतंगबाजी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आईएमडी ने टेंशन वाला अलर्ट जारी किया है, क्योंकि उत्तर भारत के 6 राज्यों में मौसम मूड बिगाड़ सकता है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्य के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। मकर संक्रांति पर बारिश की बहुत कम संभावना है, लेकिन उत्तर भारत के 6 राज्यों में घने कोहरे मूड बिगाड़ सकता है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मौसम बिगड़ सकता है। यूपी और दिल्ली में जहां घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। खासकर हिमाचल के मनाली, लाहौल स्पीति और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में पाला पड़ने की चेतावनी जारी की गई है।
दिल्ली में 14 जनवरी मकर संक्रांति के मौके पर मौसम का मूड बदलने वाला है। सुबह के समय शीतलहर के साथ 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि 11 दिन बाद आसमान साफ हो जाएगा, पतंगबाजी करने में मौसम का साथ रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं करते, परिणाम भी देते हैं। सीएम योगी बोले माफिया मुक्त होकर आगे बढ़ रहा है यूपी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में निहित संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से संभावनाओं के अनुरूप परिणाम भी देते हैं। सरकार के करने की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, दंगा मुक्त होकर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी मंगलवार अपराह्न गोरखपुर महोत्सव के औपचारिक समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रामगढ़ ताल के सामने चंपा देवी पार्क में आयोजित गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति से प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सरकार के प्रयासों से नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, अन्नदाता किसानों के जीवन में व्याप्त परिवर्तन हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में मिले निपाह वायरस के 2 संदिग्ध, केंद्र ने संभाला मोर्चा। जेपी नड्डा ने सीएम ममता को दिया मदद का भरोसा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। 11 जनवरी को एम्स कल्याणी स्थित लैब में इन संदिग्ध मामलों की पुष्टि हुई। निपाह वायरस की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने फॉरमार्च संभाल लिया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर और फोन पर बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार राज्य को तकनीकी, लॉजिस्टिक और प्रशासनिक मदद दे रही है। जांच, निगरानी, इलाज, संक्रमण रोकथाम और कंट्रोल से जुड़े सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत ने संभाली ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता। विदेश मंत्री जयशंकर ने थीम और लोगों का किया शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स आर्थिक समूह की अध्यक्षता संभाल ली। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अस्थिरता और बदलती चुनौती के बीच भारत ने 10 संसदीय इस समूह की अपनी अध्यक्षता को एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता की आधिकारिक थीम, लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जन केंद्रित दृष्टिकोण और सुधारित बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ब्रिक्स को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना होगा। ये चौथी बार है जब भारत इस समूह की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 16 और कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण दौर में 2021 में भी ब्रिक्स की कमान संभाली थी। भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक सहयोग को मजबूत करने, विकासशील देशों की आवाज को सशक्त बनाने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आवश्यक सुधारों को आगे बढ़ाने पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में आयोजित एक समारोह में जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता समूह के सदस्य देशों की क्षमता को एक साथ लाकर वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनएसए डोभाल जा रहे थे चीन, इधर ट्रंप ने झट से भारत को बहुत बड़ा ऑफर भेजा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाकर वहां पर तख्ता पलट करने की कोशिश की है। कई जगह पर वो कामयाब रहे और वहीं पर अब वो 2 देशों को लड़ा रहे हैं। कहीं पर टैरिफ खेल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर से अजीत डोभाल की मुलाकात होती है। जनवरी का महीना चल रहा है और इसी जनवरी में प्लानिंग की जा रही है कि अजीत डोभाल चाइना भी जाएंगे। हालांकि ये पहले से प्रस्तावित था जब वो एससीओ में शामिल होने के लिए गए थे। उस वक्त ये डील हो गई थी कि एक दौर की वार्ता जनवरी 2026 में भी होगी। ये तो उसी का पार्ट है, लेकिन उससे पहले भारत में अमेरिका के राजदूत से मुलाकात करना, वो भी एक ऐसा शख्स जो ट्रंप का बहुत करीबी माना जाता है। ट्रंप के करीबी सर्जियो गौर अचानक दिल्ली में लैंड करते हैं और कहते हैं कि मोदी या ट्रंप तो इतने अच्छे दोस्त हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकी तंत्र पर बड़ा प्रहार। एलजी मनोज सिन्हा ने 5 सरकारी कर्मचारियों को किया टर्मिनेट। जी हाँ दोस्तों, सरकारी तंत्र में व्याप्त आतंकी गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कथित आतंक संबंधी
के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार सूत्रों ने बताया कि इन सक्रिय सहयोगियों को आतंकी संगठनों और पाकिस्तान ISI द्वारा सरकारी तंत्र में शामिल किया गया था। उन्होंने पिछले कई दशकों में प्रशासन में घुसपैठ करके सरकारी तंत्र को कमजोर किया और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। आपको कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत से युद्ध नहीं जीत सकता पाकिस्तान, बनाया परमाणु बम, नवाज शरीफ के करीबी का कबूलनामा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी, जिन्हें पाकिस्तान की सेना का पालतू भी कहा जाता है, उन्होंने पहली बार बहुत बड़ा सच कबूला है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जो बातें कही है उसने पाकिस्तानी सेना के तमाम प्रोपेगेंडा को तहस नहस कर दिया है। नजम सेठी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत से पारंपरिक लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता।